नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। पीटीए सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में पहली यूनिट में हमने वृद्धि और विकास कंप्लीट कर लिया है और आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हुए आयु के प्रकार देखेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट चल रही है, यूनिट पहली, ठीक है, जिसमें हमने वृद्धि और विकास पिछली कक्षा में पढ़ा और पहली यूनिट में आगे हम पढ़ने वाले हैं आयु के प्रकार। आयु के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एजेस। ठीक है, आयु के प्रकार कितने प्रकार हैं? मुख्य 4 प्रकार हैं। कालक्रमिक आयु, दूसरी है शरीर रचना आयु, तीसरी है शरीर क्रियात्मक आयु और चौथी है मानसिक आयु। तो सबसे पहली है कालक्रमिक आयु। ठीक है, पहली कौन सी है? कालक्रमिक आयु। अब ये क्या है, कौन सी आयु है, क्या है इसमें? नैतिक आयु प्रकार में वर्ष, महीना और दिनों के आयु की गणना की जाती है। यानी इस आयु में क्या होता है, इस आयु के अंदर आपके वर्ष, महीना और दिनों में, वर्ष, महीना व दिनों में आयु की गणना की जाती है। आयु की गणना की जाती है। ठीक है, यानी किसी का जन्म हुआ है 1 जनवरी 2023 को, तो वो 1 साल का कब होगा? 1 जनवरी 2024 को। तो वो क्या है? उसकी कालक्रमिक आयु है, यानी काल के अनुसार। ठीक है, विधि के तौर पर कालक्रमिक आयु का प्रयोग अधिक होता है। इस आयु का प्रयोग, कालक्रमिक आयु का प्रयोग यानी कानूनी रूप से किसका ज्यादा प्रयोग होता है? कालक्रमिक आयु का प्रयोग होता है। कालक्रमिक आयु का प्रयोग विधि के रूप में, विधि मीन्स कानून, विधि के रूप में अधिक होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की सरकारी कागजी दस्तावेजों में कालक्रमिक आयु का प्रचलन है। यानी जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं उन सभी में किसका ज्यादा प्रचलन है? कालक्रमिक आयु का। विभिन्न सरकारी दस्तावेज, विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसका प्रचलन है? कालक्रमिक आयु का प्रचलन अधिक है, प्रचलन अधिक है। ठीक है, खेल प्रतियोगिताओं में विभिन्न आयु वर्ग के निर्धारण का कार्य भी कालक्रमिक आयु के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, जैसे अंडर 19 विश्व कप हो रहा है अभी, तो 19 साल से कम के व्यक्ति या जो बालक हैं वही उसमें भाग लेंगे। अंडर 21 हो गया, अंडर 14 हो गया, अंडर 16 हो गया, तो ये सभी कालक्रमिक आयु के अनुसार ही इन प्रतियोगिताओं में चयन किया जाता है। ठीक है, अगला भाग है शरीर रचना आयु। दूसरा जो भाग है आयु के प्रकार का, शरीर
शरीर रचना आयु, यानी आपके शरीर की रचना के आधार पर आयु का निर्धारण करना। इसमें शरीर संरचनात्मक आयु निर्धारण में एक्सरे भी महत्वपूर्ण है, यानी एक्सरे से ज्ञात किया जाता है शरीर की संरचनात्मक आयु। आगे लिखते हैं शरीर संरचनात्मक आयु के लिए एक्स-रे भी आवश्यक है, ठीक है। बच्चों को विभिन्न खेलों में शामिल करने के लिए शारीरिक शिक्षक को शरीर रचना आयु का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी बच्चों को अगर आप किसी भी खेल में शामिल कर रहे हैं, बच्चों को खेलों में शामिल करने हेतु शारीरिक शिक्षक को शरीर रचना आयु का ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर रचना आयु का ज्ञान होना आवश्यक है। अब ये शरीर रचना आयु से क्या मतलब है? मान लीजिए दो बच्चे हैं जो सेम एज है, उनकी 14 वर्ष है दोनों की, लेकिन एक के शरीर का विकास अधिक है और एक के शरीर का विकास कम हो रखा है, तो वही क्या है? शरीर रचना आयु। यानी आपकी कालक्रमिक आयु तो समान है, लेकिन आपका जो शरीर है उसमें बदलाव है। यानी एक तो 14 वर्ष का बालक बहुत पतला दुबला कमजोर है, और वहीं एक दूसरा 14 वर्ष का बालक हष्ट पुष्ट और मजबूत है, तो वही क्या कहलाती है? शरीर रचना आयु कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो आयु है शरीर क्रियात्मक आयु। अगली आयु है वो है शरीर क्रियात्मक आयु। तीसरी जो आयु है शरीर क्रियात्मक आयु। ठीक है, शरीर क्रियात्मक आयु। इसमें क्या है? यह आयु बालक बालिकाओं में शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। यानी किससे संबंधित है? शारीरिक बदलाव। ठीक है, शारीरिक जो आप में बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, परिवर्तनों से संबंधित। ठीक है, यानी शरीर क्रियात्मक आयु में क्या होता है? आपके शरीर में जो भी बदलाव आते हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं, तो वही क्या है? आपकी शरीर क्रियात्मक आयु कहलाती है। शरीर क्रियात्मक आयु बालक की क्षमता जानकर उसे खेल चयन में सहायता करती है। यह आयु बालक की क्षमता जानकर उसे खेल चयन करने में सहायता करती है।
ठीक है, ये तो हो गई आपकी शरीर क्रियात्मक आयु। अगली है मानसिक आयु। मानसिक आयु, मेंटल एज। इसमें क्या है, बालक के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन मानसिक आयु के आधार पर किया जाता है। बालक के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन मानसिक आयु द्वारा किया जाता है। आयु द्वारा किया जाता है। यानी बच्चा पढ़ने में कितना होशियार है, कितना कमजोर है, ये सभी मानसिक आयु से पता किया जाता है। मानसिक आयु को निर्धारित कर शिक्षक विभिन्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करता है। मानसिक आयु का निर्धारण कर मानसिक आयु का निर्धारण कर शिक्षक विभिन्न शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करता है। यानी मान लीजिए किसी शिक्षक को यह पता है, उसने मानसिक आयु का प्रयोग करते हुए बच्चे का मानसिक स्तर वगैरह माप लिया और उसे पता चल गया कि इस बच्चे का मानसिक स्तर इस लेवल का है, तो वह फिर उसे ज्यादा ऊपर लाने के लिए क्या करेगा, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करेगा। यानी जब भी वो पढ़ाएगा या शिक्षण करवाएगा तो उसमें नए नए तरीके अपनाएगा। ठीक है, तो ये आयु के प्रकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आगे है शरीर का वर्गीकरण, जो कि हम 3 प्रकार के शरीर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक है आपके हिप्पोक्रेट्स का, एक है शेल्टन का और एक है आपके क्रेशमर का। ठीक है, क्रेशमर, शेल्टन और हिप्पोक्रेट्स, ये 3 मुख्य हैं। एक नरकेती का भी हम पढ़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है शरीर का वर्गीकरण। शरीर का वर्गीकरण, ठीक है। मुख्य रूप से 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है शरीर के वर्गीकरण में। पहला है हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स का ज्यादा नहीं है, उन्होंने सिर्फ 2 प्रकार बताए हैं शरीर के, एक तो लंबा और एक छोटा। ठीक है, हिप्पोक्रेट्स, पहला लिखिए हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, शरीर के 2 प्रकार बताए। एक तो है लंबा और एक है छोटा। ठीक है, ये हिप्पोक्रेट्स है, इन्होंने 2 प्रकार बताए, छोटा शरीर और लंबा शरीर। मेन है आपके शेल्डन। शेल्डन है, ये बहुत मेन है और इन्होंने शरीर का वर्गीकरण किया, जिसको क्या कहा जाता है, सोमेटोटाइपिंग कहा जाता है। इन्होंने शरीर का वर्गीकरण किया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है,
क्या कहते हैं, सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। ठीक है, शेल्डन ने जो वर्गीकरण किया शरीर का उसे क्या कहते हैं, सोमेटोटाइपिंग कहते हैं। और इनकी एक पुस्तक है, बहुत प्रचलित है, पुस्तक का नाम है वैरायटीज ऑफ टेम्परामेंट। वैरायटीज ऑफ टेम्परामेंट, ठीक है, ये पुस्तक है इनकी। अब इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं शरीर के। ठीक है, एक तो है एंडोमॉर्फ, दूसरा है मीजोमॉर्फ और तीसरा है एक्टोमॉर्फ। तो ये आगे पढ़ेंगे अच्छे से, थोड़ा इसको साफ कर देता हूं मैं। 3 प्रकार बताए शेल्डन ने। शेल्डन कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। एक तो एक्टोमॉर्फ, दूसरा है आपके मीजोमॉर्फ, और तीसरा है आपके एंडोमॉर्फ। आपको ऊपर करना है, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ हो गया, मीजोमॉर्फ हो गया और एक्टोमॉर्फ हो गया, एक्टोमॉर्फ। ठीक है, ये 3 प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार हैं, जिसमें पहले प्रकार एंडोमॉर्फ के क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं, यानी क्या क्या इसने बताया है कि एंडोमॉर्फ व्यक्ति किस प्रकार का होगा, वो हम देखते हैं। एक तो इसका शरीर किस प्रकार का होगा, मोटा शरीर होगा, यानी मोटा व्यक्ति होगा। शरीर कैसा होगा, मोटा, किसमें, एंडोमॉर्फ में। ठीक है, क्रिया करने में क्या रहेगा, ये सुस्त रहेगा, सुस्त यानी आलसी। क्रिया करने में सुस्त व्यक्ति। ठीक है, एंडोमॉर्फ वाला जो व्यक्ति है वो कैसा रहेगा, आलसी व्यक्ति रहेगा। सामाजिक रूप से विकसित तथा आनंदित व्यक्ति, सामाजिक रूप से विकसित तथा आनंदित व्यक्ति। आनंदित यानी ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेता है, आनंदित व्यक्ति। ठीक है, मतलब एंडोमॉर्फ वाला मोटा शरीर रहता है, क्रिया करने में सुस्त, बिल्कुल आलसी, और सामाजिक रूप से पूरा विकसित है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, पढ़े हैं, मजे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आनंदित व्यक्ति रहता है। ठीक है, अगला है खेलों में पावर लिफ्टिंग, हैवी वेट कुश्ती और वेट लिफ्टिंग वाले खेल चुनता है। यानी खेलों में कौन कौन से, पावर लिफ्टिंग, खेलों में पावर लिफ्टिंग, हो गया, कुश्ती हो गया और वेट लिफ्टिंग। कुश्ती, बॉक्सिंग कह सकते हैं, कुश्ती वगैरह जो भी, और वेट लिफ्टिंग। ये क्या करता है, ऐसे खेल चुनता है। क्यों, क्योंकि मोटा शरीर है, आराम से थोड़ा हट्टा कट्टा है, तो ऐसे ही खेल चुनता है। किस प्रकार के होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही शांत, कूल, बिल्कुल कूल होते हैं। कैसे होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, यानी ज्यादा गुस्सा नहीं आता है इनको। आप चाहे चांटा वगैरह मार के देख लेना, किसी को अगर ट्राई करना हो तो। दूसरा है मीजोमॉर्फ। अब मीजोमॉर्फ में क्या विशेषताएं हैं
और मीजोमॉर्फ की बात करें तो मीजोमॉर्फ में आपके शक्तिशाली शरीर किस प्रकार का होगा? शक्तिशाली शरीर, यानी बिल्कुल हट्टा कट्टा, और मांसपेशियों का विकसित रूप, यानी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित रहती हैं। मांसपेशियों का विकसित रूप, और क्या है? साहसी व्यक्ति होता है, किसी से डरता नहीं है। साहसी व्यक्ति किसी से डर नहीं लगता, कहीं पे भी भिड़ने को तैयार है। यह एथलेटिक टाइप के होते हैं, ठीक है? किस प्रकार के होते हैं? एथलेटिक टाइप के होते हैं। कौन? मीजोमॉर्फ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एथलेटिक टाइप के होते हैं। गर्दन लंबी, कंधे चौड़े तथा हड्डियां मजबूत होती हैं। गर्दन लंबी और कंधे चौड़े वह हड्डियां कैसी होती हैं? कमजोर नहीं, मजबूत होती हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं, ठीक है? अगला है एक्टोमॉर्फ क्या है? इसकी विशेषता देखते हैं। शरीर इसका रहेगा बिल्कुल दुबला पतला, यानी जो व्यक्ति अगर तूफान आ जाए तो घर के अंदर चला जाए, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि अगर वो तूफान के अंदर रहा तो वो वहां नहीं रहेगा जहां वो रहता है। दुबला पतला व्यक्ति। शरीर कैसा होता है इसका? लंबा होता है, यानी हाइट तो सही होती है इसकी, लेकिन दुबला पतला होता है, ठीक है? सुस्त प्राणी, निराशावादी तथा चिंताग्रस्त व्यक्ति, यानी बिल्कुल सुस्त, आलसी, चिंताग्रस्त, चिंता में रहता है हमेशा। उसने ये कर लिया, मैंने ये नहीं किया, वो जॉब लग गया, मैं कब लगूंगा, ये सारी चिंताएं इसको रहती है एक्टोमॉर्फ वाले को। और निराशावादी, कोई आशा नहीं है इसको, निराशावादी, ठीक है? यानी खुद से भी नहीं है तो दूसरों से भी कोई आशा नहीं रखता। चिड़चिड़े होते हैं बहुत ज्यादा, उत्तेजित, गुस्सा बहुत आता है, दबाव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी अगर आप इनको थोड़ा धमका दोगे तो फिर हो जाता है काम इनका। ऐसे व्यक्ति कौन से खेल चुनते हैं वो देखते हैं। खेल, बास्केटबॉल हो गई, ठीक है? वॉलीबॉल हो गई, लंबी दूरी वाली दौड़ें, ठीक है? तो ये 3 प्रकार किसने बताए हैं? शेल्डन ने बताए हैं। एंडोमॉर्फ, जिसमें शरीर मोटा होता है, क्रिया करने में सुस्त, यानी बिल्कुल धीरे धीरे क्रिया करेगा, आलसियों की तरह। सामाजिक रूप से विकसित होते हैं और आनंदित होते हैं, किसी बात की चिंता नहीं होती इनको, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है? और खेलों में कौन से खेल चुनते हैं? पावर लिफ्टिंग, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग वगैरह।
मीजोमॉर्फ, दूसरा प्रकार क्या है? मीजोमॉर्फ। ये तो था एंडोमॉर्फ, अब है मीजोमॉर्फ, जिसमें शक्तिशाली शरीर होता है, बिल्कुल एकदम मजबूत शरीर होता है, मांसपेशियों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है इसमें, एथलेटिक टाइप के व्यक्ति होते हैं। कौन से? मीजोमॉर्फ वाले। साहसी व्यक्ति होते हैं, किसी से भी भिड़ने के लिए तैयार है, आ जाइए, ठीक है। और गर्दन लंबी होती है, कंधे चौड़े होते हैं, वह हड्डियां मजबूत होती हैं। अगला है एक्टोमॉर्फ। इसमें शरीर बिल्कुल दुबला पतला, लंबा होता है शरीर, और सुस्त, चिंताग्रस्त, निराशावादी व्यक्ति होते हैं। खेल कौन कौन से चुनेंगे? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या लंबी दूरी वाली दौड़ें ये चुनते हैं, ठीक है। तो ये शेल्डन का क्या हो गया है? वर्गीकरण हो गया है, जिसने एंडोमॉर्फ को 7-1-1 ये इसने वर्गीकरण बताया है, 7-1-1 एंडोमॉर्फ। और मीजोमॉर्फ का क्या बताया है? 1, 7 और 1, ठीक है। ये वर्गीकरण मीजोमॉर्फ का बताया है, और 1, 1, 7 ये बताया है एक्टोमॉर्फ का, ठीक है। ये 3 वर्गीकरण हमने देखे हैं शेल्डन के। आगे चलते हैं, अगला वर्गीकरण है क्रेशमेयर, ठीक है। क्रेशमेयर का वर्गीकरण, इसने भी उसी के प्रकार, शेल्डन के प्रकार ही बताए हैं, लगभग सेम वैसे ही हैं, बस नाम चेंज हैं इसके। इसकी पुस्तक है एक, पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है फिजिक एंड कैरेक्टर। फिजिक एंड कैरेक्टर, ठीक है, फिजिक एंड कैरेक्टर। अब इसने 4 प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार तो बिल्कुल शेल्डन के जैसे हैं, और चौथा जो प्रकार है वो अलग है थोड़ा। तो 4 प्रकार लिखते हैं। पहला प्रकार है पाइनिक, 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 ठीक है। अब पाइनिक किसके समान है? शेल्डन का जो एंडोमॉर्फिक पढ़ा है ना आपने, एंडोमॉर्फ के समान, ठीक है। यानी पाइनिक शरीर वाले व्यक्ति भी मोटे होते हैं, सुस्त होते हैं, काम करने में आनंदित व्यक्ति होते हैं, शांत प्रवृत्ति के, ये पाइनिक वाले व्यक्ति होते हैं। दूसरा है एथलेटिक, एथलेटिक जो किसके समान है? मीजोमॉर्फिक के समान है, मीजोमॉर्फ के समान, यानी हष्ट पुष्ट शरीर रहेगा, मजबूत हड्डियां, चौड़े कंधे, ये सब इसमें पाया जाता है, शक्तिशाली शरीर होता है, एथलेटिक। तीसरा है एस्थेनिक, तीसरा है एस्थेनिक जो किसके समान है? एक्टोमॉर्फ के समान, एक्टोमॉर्फ के समान। यानी शरीर दुबला पतला, लंबी गर्दन, ठीक है, यानी सुस्त व्यक्ति, आशावादी व्यक्ति, चिंताग्रस्त व्यक्ति, ये सभी एस्थेनिक व्यक्ति में आएंगे, शरीर में आएंगे। अगला है, एक और दिया है इसने, डाईप्लास्टिक। चौथा जो वर्गीकरण दिया है डाईप्लास्टिक, प्लास्टिक, डाईप्लास्टिक। इसमें क्या होते हैं? अविकसित शरीर को इसने बताया है, जिसका विकास सही से नहीं हुआ हो, अविकसित शरीर कौन सा होता है? डाईप्लास्टिक, ठीक है। तो ये चार प्रकार के शरीर किसने बताए हैं? क्रेशमेयर ने बताए हैं, ठीक है। अब आगे हम
नरकेती का एक बार देख लेते हैं, 4 प्रकार उसके देख लेते हैं। 3 प्रकार है उसके भी नरकेती के। नरकेती का वर्गीकरण, नरकेती का वर्गीकरण, ठीक है। नरकेती का वर्गीकरण देखते हैं। नरकेती में मैक्रोस्पेलनिक एक तो पहला है, मैक्रोस्पेलनिक ही है ना, क्या है ये, मैक्रोस्पेलिनचिक, ये है। नाम भी थोड़े अजीब हो गए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर छोटा तथा भारी होता है और व्यक्ति मोटा होता है। मोटा व्यक्ति कर देते हैं, मोटा व्यक्ति, शरीर भारी रहेगा मोटे व्यक्ति का, ठीक है। दूसरा इसने दिया है नॉर्मोस लेंचिक, दूसरा है नॉर्मोस लेंचिक, नॉर्मोस प्लेनचिक। इसमें क्या होता है, शरीर का संतुलित विकास, समानुपाती व्यक्ति और संतुलित विकास होता है इसमें, शरीर का संतुलित विकास, संतुलित विकास, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है माइक्रो। पहला था मैक्रो, अब है माइक्रोस्पेलनिक। इसमें क्या है, इसमें धड़ छोटा तथा लंबी भुजाएं व टांगे, पतला छरछरा व्यक्ति, लंबी भुजाएं व टांगे, धड़ छोटा, पतला व्यक्ति, छरछरा क्या लिखोगे, पतला व्यक्ति लिखो, ठीक है। ये 3 प्रकार नरकेती ने बताए शरीर के, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं सेकंड विंड यानी द्वितीय वायु। आगे है द्वितीय वायु यानी सेकंड विंड, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक वायु। विंड, सेकंड विंड क्या होती है, यानी कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, मान लीजिए हम दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते हमें दौड़ने में कठिनाई महसूस होती है, यानी फिर हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और थकान महसूस होती है, लेकिन हम फिर भी दौड़ते रहते हैं। कुछ समय बाद अचानक हमारी जो स्थिति है वो सामान्य हो जाती है, यानी हमें फिर दौड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो खैर आती रहती है लास्ट तक, जब तक आप सांस फूलता रहता है, लेकिन बीच में जब ऐसे दौड़ते दौड़ते समय हमें बीच में ऐसा लगता है जैसे अब दौड़ा ही नहीं जाएगा, उसके बाद में जब आप दौड़ते रहते हो, लगातार दौड़ते रहते हो, तो सामान्य स्थिति में वापस आ जाते हो। वही क्या है, सेकंड विंड है, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, सेकंड विंड कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार हिंदी भाषा में पूर्ण रूप से लिख लेते हैं। किसी भी गतिविधि को प्रारंभ करने के पश्चात, किसी भी गतिविधि को या क्रिया को हम कह सकते हैं को प्रारंभ करने के पश्चात कुछ समय बाद उस क्रिया को करने में
समय बाद उस क्रिया को करने में असमर्थता या कठिनाई महसूस होती है, या कठिनाई महसूस होती है, लेकिन क्रिया को जारी रखा जाए, तो कुछ समय बाद व्यक्ति का शरीर सामान्य अवस्था में आ जाता है। ठीक है, यानी कुछ अगर आप क्रिया को जारी रखते रहते हैं तो जो आपका शरीर है वो वापस से धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसी परिवर्तन की स्थिति को क्या कहते हैं? इसी परिवर्तन की स्थिति को द्वितीयक विंड या द्वितीयक वायु या सेकंड विंड कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड विंड क्या है? सेकंड विंड कहते हैं। अब आगे इसके बारे में थोड़ा और लिख लेते हैं। द्वितीयक वायु या सेकंड विंड से पूर्व खिलाड़ी बेचैनी का अनुभव करता है। सेकंड विंड द्वितीयक वायु से पूर्व खिलाड़ी क्या करता है? बेचैनी महसूस करता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या करता है? बेचैनी महसूस करता है। सेकंड विंड की स्थिति में लैक्टिक अम्ल श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। यानी लैक्टिक अम्ल जम जाता है जो कि श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। सेकंड विंड का संबंध रक्त परिसंचरण तंत्र तथा श्वसन तंत्र से होता है। सेकंड विंड का संबंध रक्त परिसंचरण तंत्र व श्वसन तंत्र से होता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसके लक्षण और कारण। पहले कारण देखते हैं। क्यों होता है? कारण स्थिति क्यों उत्पन्न होती है सेकंड विंड की? अपर्याप्त वार्म अप यानी खेलने से पहले आपको पर्याप्त वार्म अप करने की आवश्यकता होती है।
पेशियों में थकान होना, पेशियों में थकान, ये भी एक इसका कारण है। और मनोवैज्ञानिक कारक, यानी जैसे मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हो गए? तनाव हो गया, चिंता, थकान, ठीक है, इनकी वजह से। फिर लैक्टिक अम्ल का जमाव, लैक्टिक अम्ल का जमाव, ये तो है इसके कारण। अब देखते हैं लक्षण क्या है। लक्षण, लक्षण है सिर में दर्द होना, सिर में दर्द, श्वसन पेशियों में दर्द, श्वसन पेशियों में दर्द, गहरी सांस, गहरी सांस, तीव्र श्वसन क्रिया, जल्दी जल्दी सांस लेना, श्वसन क्रिया, और शरीर अंगों में संचालन में दुविधा, शरीर में वायु की कमी, शरीर में वायु की कमी महसूस होना, वायु की कमी महसूस होना, महसूस होना, ठीक है। ये तो है आपका सेकंड विंड, यानी द्वितीयक वायु। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीजन कर्ज, यानी ऑक्सीजन ऋण हम पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन कर्ज, ऑक्सीजन कर्ज, जिसको ऋण भी कहते हैं, कर्ज लेना, ऋण लेना, लोन लेना, ऑक्सीजन का लोन लेना, ठीक है। इसमें क्या है, सामान्य अवस्था में उपभोग की तुलना में व्यायाम समाप्त होने के पश्चात ऑक्सीजन का उपयोग अधिक होता है। जब एक खिलाड़ी गहन व्यायाम करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं मिलती और खिलाड़ी ऑक्सीजन कर्ज से ग्रस्त हो जाता है, जिसकी क्षतिपूर्ति की अवधि में प्राप्त करता है, क्षतिपूर्ति की अवधि में उसे प्राप्त करता है। यानी जब कोई खिलाड़ी व्यायाम करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं मिल पाती है। व्यायाम करते समय जब वो अधिक व्यायाम करता रहता है तो उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और उसे बाद में जब वो प्राप्त करता है धीरे धीरे, जिसकी अवधि में प्राप्त करता है, ठीक है। गतिविधि समाप्त करने के तुरंत पश्चात क्षतिपूर्ति के समय उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, जो कि सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीजन कर्ज कहलाती है। यानी जैसे मान लीजिए आप व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम करते करते आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, फिर आप ऑक्सीजन ऋण लेना, यानी गतिविधि करते करते आप एकदम से आपको ऑक्सीजन पूरा ले लेते हैं आप, ठीक है, क्षतिपूर्ति उसकी कर लेते हैं। यानी जैसे जैसे आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, आप व्यायाम के समय ही ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कर्ज कहते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे। जब एक खिलाड़ी गहन व्यायाम करता है, जब एक खिलाड़ी गहन व्यायाम करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं मिलती है, तो उसे
से ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं मिलती है, ठीक है। और खिलाड़ी ऑक्सीजन कर्ज से ग्रस्त हो जाता है, और खिलाड़ी ऑक्सीजन कर्ज से ग्रस्त हो जाता है, ठीक है। खिलाड़ी क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कर्ज से ग्रस्त हो जाता है, जिसकी क्षतिपूर्ति की अवधि में प्राप्त करता है, जिसकी क्षतिपूर्ति धीरे धीरे प्राप्त करता है, धीरे धीरे प्राप्त करता है, ठीक है। क्षतिपूर्ति के समय उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा जो कि सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है, वही क्या कहलाती है, ऑक्सीजन कर्ज कहलाती है। क्षतिपूर्ति के समय, क्षतिपूर्ति के समय, क्षतिपूर्ति के समय उपयोग या उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा, उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा जो कि सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है, सामान्य अवस्था की मात्रा से अधिक होती है, अधिक होती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीजन कर्ज कहलाती है, ऑक्सीजन कर्ज कहलाती है, ठीक है। यानी जब एक खिलाड़ी गहन व्यायाम करता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा नहीं मिलती है और खिलाड़ी ऑक्सीजन कर्ज से ग्रस्त हो जाता है, जिसे क्या करता है, जिसकी पूर्ति कैसे करता है, धीरे धीरे प्राप्त करता है, ठीक है। क्षतिपूर्ति के समय यानी जब वो क्षति उसकी जो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था उसको धीरे धीरे प्राप्त कर रहा है, उस समय उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य अवस्था में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे अधिक होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन कर्ज कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 1 मिनट में सामान्य, यानी अगर 1 मिनट में हम सामान्य तौर पे 400 ml क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यह है सामान्य रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करना, ठीक है। और अगर 10 मिनट में हम 4000 ले रहे हैं तो भी क्या है, सामान्य, 10 मिनट में 4000 ml ऑक्सीजन, तो ये भी क्या है, सामान्य है। लेकिन अगर 10 मिनट में हम 4 की जगह 5000 ml ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, ऑक्सीजन कर्ज कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन मापन यंत्र क्या कहलाता है, ऑक्सीजन मापन यंत्र, ऑक्सीजन मापन यंत्र क्या कहलाता है, बाईसाइकिल ऑर्गोमीटर, बाईसाइकिल ऑर्गोमीटर, ठीक है। तो ये है आपका ऑक्सीजन
कर्ज, ठीक है। ऑक्सीजन कर्ज के प्रकार हम देखते हैं आगे है ऑक्सीजन कर्ज के प्रकार, ठीक है। ऑक्सीजन कर्ज के प्रकार, एक तो है लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज, पहला है लैक्टिक अम्ल रहित ऑक्सीजन कर्ज, ठीक है। दूसरा है लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज, ठीक है। दो प्रकार हैं। और ऑक्सीजन कर्ज को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कौन कौन सा है? एक तो है विरामी अवस्था, एक है क्षतिपूर्ति काल के दौरान ऑक्सीजन खपत। ये दो प्रकार से हम देखेंगे, आगे देखेंगे। पहले लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज हम देखते हैं। लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज, ठीक है। लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। इसे क्षतिपूर्ति अवधि में ऑक्सीजन द्वारा पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। जो क्या होता है? पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है ऑक्सीजन द्वारा। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है और पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में परिवर्तित होता है। शरीर में मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति काल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज में, ठीक है। व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल बनता है। इसे क्षतिपूर्ति अवधि में ऑक्सीजन द्वारा पायरुविक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है। पुनः संश्लेषण होता है और पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड
वह पानी में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है और पायरुविक जो अम्ल होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी में परिवर्तित हो जाता है। शरीर में मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को हटाने के लिए शरीर में मांसपेशियों में जमा, शरीर की मांसपेशियों में जमा, लैक्टिक अम्ल को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति काल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी शरीर की मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल जमा हुआ होता है उसको हटाने के लिए क्षतिपूर्ति काल में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब है लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज। आगे जो पढ़ेंगे लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज पढ़ने वाले हैं। क्षमा चाहूंगा, यही सहित है, लैक्टिक अम्ल सहित कीजिए इसको, सहित। ठीक है, ये है रहित, सेकंड वाला रहित अब पढ़ने वाले हैं। ये साथ में है, लैक्टिक अम्ल के साथ में बनता है। ये देखिए लैक्टिक अम्ल बनता है, इसमें व्यायाम के दौरान लैक्टिक अम्ल बन रहा है, इसे क्षतिपूर्ति अवधि में ऑक्सीजन द्वारा पायरुविक अम्ल परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ी सी गलती हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और ये है लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज हमने पढ़ा है अभी, जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है व्यायाम के दौरान और इसे क्षतिपूर्ति अवधि में ऑक्सीजन द्वारा पायरुविक अम्ल परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया में ग्लाइकोजन का पुनः संश्लेषण होता है और पायरुविक अम्ल जो होता है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शरीर की मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को हटाने के लिए क्षतिपूर्ति काल में ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है। तो ये लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज है, ध्यान रखना। पहला जो है लैक्टिक अम्ल सहित कर्ज है जो हमने पढ़ा अभी। अब पढ़ने वाले हैं लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज। ठीक है, आगे है लैक्टिक अम्ल रहित। ठीक है, पहले सहित पढ़ा है, वो गलती हो गई थोड़ी, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लैक्टिक अम्ल रहित कर्ज। ठीक है, ये है रहित वाला, पहले वाला था सहित कर्ज। व्यायाम के दौरान एटीपी एवं सीपी चयापचयिक प्रक्रिया के कारण एडीपी एवं क्रिएटिन में टूटते हैं तथा फास्फेट के अणु द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। व्यायाम के दौरान एटीपी एवं सीपी चयापचयिक प्रक्रिया के कारण
एडीपी एडीपी व क्रिएटिन में टूटते हैं, क्रिएटिन में टूटते हैं, क्रिएटिन में टूटते हैं तथा फास्फेट के अणु द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तथा फास्फेट के अणु द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। व्यायाम के दौरान एटीपी एवं सीपी चयापचयक प्रक्रिया के कारण एटीपी व क्रिएटिन में टूटते हैं तथा फास्फेट के अणु से क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्षतिपूर्ति काल में एडीपी एवं फास्फेट ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करके पुनः एटीपी में संश्लेषित हो जाता है। क्षतिपूर्ति काल में एडीपी व फास्फेट ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करके पुनः एटीपी में संश्लेषित हो जाते हैं, पुनः एटीपी में संश्लेषित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लैक्टिक अम्ल रहित, जिसमें लैक्टिक अम्ल का कोई औचित्य नहीं है। अब है काइनेस्थेटिक सेंस, क्रिया बोध। आगे पढ़ने वाले हैं क्रिया बोध। क्रिया बोध क्या है? काइनेस्थेटिक सेंस जिसको हम बोलते हैं, काइनेस्थेटिक सेंस, ठीक है। इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं। इसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, सिक्स्थ सेंस भी बोलते हैं इसको। छठा दिमाग जिसको हम कहते हैं, मस्तिष्क के सेरिबेलम व पैराइटल कॉर्टेक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? मस्तिष्क के सेरिबेलम व कॉर्टेक्स सेरिबेलम व कॉर्टेक्स से संबंधित है। ठीक है। दो रूप हैं इसके, एक तो है इंटरसेप्शन और दूसरा है एक्सट्रोसेप्शन। इंटरसेप्शन और एक्सट्रोसेप्शन। ये दो प्रकार हैं इसके, इंट्रोसेप्शन और एक्सट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन में क्या है? यह आंतरिक संवेदनाएं जैसे भूख प्यास को महसूस करता है। आंतरिक संवेदनाओं जैसे भूख प्यास आदि
का ज्ञान करवाता है, का ज्ञान करवाता है, करवाता है। दूसरा है बाहरी संवेदनाओं, बाहरी संवेदनाओं जैसे चोट लगना, जलना आदि का ज्ञान करवाता है, ज्ञान करवाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका ऑक्सीजन कर्ज कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम अपनी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अधिगम। ठीक है, यानी साइकोलॉजी स्टार्ट होने वाली है फर्स्ट यूनिट में। और आज की कक्षा अगर आपको सही लगी हो या वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको सही कर लेना, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। और अगर आप भी किसी आपका कोई फ्रेंड वगैरह कोई पीटीआई की तैयारी कर रहा हो तो वीडियो शेयर कीजिए उसके साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।